चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर, फंस मत जाना भूल से पगले, फंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर, पछताएगा जीवन भर। चलो तो शुरू करते हैं आज की दर्द भरी कहानी। प्रतिभा मूर्ति नाम की एक महिला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहती थी। वह एक कंपनी में जॉब करती थी। प्रतिभा मूर्ति की ड्यूटी अक्सर नाइट शिफ्ट में होती थी, जो रात के 2 बजे शुरू होती थी। रात में ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों को घर से ऑफिस जाने आने के लिए कंपनी की ओर से गाड़ी भेजी जाती थी। ऐसे में प्रतिभा भी कंपनी की गाड़ी से ही ऑफिस में आना जाना करती थी। प्रतिभा के अलावा उनके घर में केवल उसकी माँ ही थी। प्रतिभा के पिता की मौत हो गई उस समय प्रतिभा मात्र 15 दिन की ही थी। इसके बाद माँ ने ही मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी प्रतिभा को पाल पोस कर बड़ा किया और उसे पढ़ाया। उनके माँ ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। वो एक अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रही थी। हालांकि इस नौकरी से पहले ही प्रतिभा ने शादी भी कर ली थी। उसके पति का नाम श्रीनिवास था। वह भी एक मल्टीनेशनल फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, जो कोरामंगल नामक जगह पर है। श्रीनिवास और प्रतिभा की शादी लव मैरिज थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही प्रतिभा को कंपनी में अच्छी नौकरी मिली थी। वह बहुत खुश थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्रतिभा की माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उनकी बेटी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी। लेकिन प्रतिभा की शादी हो जाने के बाद उसकी माँ घर पर अकेली ही रहती थी। इसलिए प्रतिभा कुछ दिन अपने मायके में रहती तो कुछ दिन ससुराल में रहती थी। लेकिन फिर 13 दिसंबर 2005 को वह भयानक रात आई। प्रतिभा को कंपनी ज्वाइन किए अभी कुछ ही महीने हुए थे। उसकी ड्यूटी भी नाइट शिफ्ट थी। इसलिए 13 दिसंबर की रात को प्रतिभा को पिकअप करने के लिए कंपनी की ओर से गाड़ी भेजी गई थी। प्रतिभा अपने ससुराल में ही थी। उसने हर रोज की तरह अपनी मां को कॉल करके बताया कि वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई है और थोड़ी देर में वह ऑफिस के लिए निकल जाएगी। फिर 2 बजे से कुछ मिनट पहले एक गाड़ी कुमारस्वामी लेआउट में पहुंची। गाड़ी के ड्राइवर ने प्रतिभा को फोन किया और कहा कि दीदी बाहर आ जाओ, गाड़ी आ चुकी है। क्योंकि ड्राइवर प्रतिभा को दीदी बोलता था, वह भी उसे भैया बोलती थी। उस कंपनी में कई ड्राइवर थे जिनकी अलग अलग समय में ड्यूटी लगती थी। प्रतिभा उन सभी को जानती थी, पहचानती थी। उसने सभी ड्राइवर्स के नंबर अपने मोबाइल में सेव कर रखे थे। प्रतिभा गाड़ी में बैठते ही गाड़ी ऑफिस की ओर निकल पड़ी। प्रतिभा को घर से ऑफिस जाने में करीब 30 से 35 मिनट लगते थे। प्रतिभा हर रोज ऑफिस पहुंचने के बाद अपनी मां को मैसेज करती थी कि वह ऑफिस पहुंच गई है। मां भी मैसेज देखने के बाद ही सोती थी। लेकिन 13 दिसंबर की रात को प्रतिभा के ऑफिस पहुंचने और उसके मैसेज आने से पहले ही उसकी मां सो गई थी। जब वह सुबह को उठी तो उन्होंने फोन चेक किया। उस रात प्रतिभा का मैसेज नहीं आया था। इसके बाद उन्होंने प्रतिभा को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद उन्होंने प्रतिभा के पति को फोन किया। प्रतिभा के पति श्रीनिवास ने बताया कि वो तो रात में ही अपने ऑफिस चली गई थी। उसने कहा कि शायद प्रतिभा काम में हो, इसलिए उसने फोन बंद कर दिया होगा। लेकिन प्रतिभा की मां को इन सब बातों से संतुष्टि नहीं हो रही थी। उनके पास प्रतिभा के ऑफिस का भी नंबर था। मां ने ऑफिस में फोन किया। ऑफिस के कर्मचारी ने बताया कि प्रतिभा तो आज ड्यूटी पर ही नहीं आई। ये सुनकर मां की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि रात को जब प्रतिभा से उनकी बात हुई थी तो उस समय वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसने मां को बताया था कि वह गाड़ी आने का इंतजार कर रही है
और जब उन्होंने प्रतिभा के पति श्रीनिवास को फोन किया था तो उसने भी यही कहा था कि प्रतिभा रात में ऑफिस चली गई, लेकिन अब ऑफिस से पता चला कि वो तो ऑफिस ही नहीं आई। आखिरकार परेशान होकर प्रतिभा की मां पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सारी बात पुलिस को बताती है। मामला एक महिला का मिसिंग का था, इसलिए बेंगलुरु पुलिस तुरंत हरकत में आती है। पुलिस सबसे पहले प्रतिभा के ऑफिस पर पहुंची। ऑफिस के लोग भी हैरान थे कि जब प्रतिभा घर से ऑफिस के लिए निकली थी तो फिर वह ऑफिस क्यों नहीं आई थी। ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने पुलिस को बताया कि अगर प्रतिभा कभी ऑफिस नहीं आती थी तो वह पहले ही अर्जी दे देती थी या फोन करके बता देती थी, लेकिन उस दिन प्रतिभा ने कंपनी में किसी को कुछ नहीं बताया था। इधर पुलिस सोच रही थी कि अगर प्रतिभा रात 2 बजे घर से ऑफिस के लिए निकल गई तो प्रतिभा जरूर ऑफिस की गाड़ी में ही बैठी होगी, वह किसी अनजान गाड़ी में नहीं बैठ सकती और गाड़ी का ड्राइवर भी उसका जानने वाला ही होगा। उस कंपनी में जितने भी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर थे, पुलिस ने उन सबको बुलाकर बारी बारी से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पता चला कि विशाल नाम का एक ड्राइवर हर रोज रात को 2 बजे के आसपास प्रतिभा को लेने जाता था और ड्यूटी खत्म होने के बाद विशाल ही उसे घर तक छोड़ देता था। इस बात का पता चलते ही पुलिस विशाल को पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है। विशाल ने बताया कि हर रोज की तरह उस रात भी वह प्रतिभा को लेने उसके घर गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि वो तो पहले ही किसी दूसरी गाड़ी से ऑफिस चली गई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? जब उस दिन प्रतिभा को लाने और ले जाने की ड्यूटी विशाल की थी तो फिर उसे लेने कोई और दूसरा ड्राइवर कैसे जा सकता था, जबकि दूसरे ड्राइवर भी अपनी ड्यूटी पर थे। फिर ऐसा कौन ड्राइवर था जो उस दिन अपनी ड्यूटी छोड़कर प्रतिभा के घर गया था? पुलिस भी हैरान थी क्योंकि सभी ड्राइवर अपने अपने काम पर थे। उनका कहना था कि उनमें से कोई भी प्रतिभा के घर नहीं गया था। इसके बाद पुलिस ने ऑफिस से उन ड्राइवर्स की भी लिस्ट निकलवाई जो उस रात काम पर नहीं आए थे। इधर पुलिस जांच कर रही थी, उधर ये खबर मीडिया तक पहुंच गई। बेंगलुरु जैसे शहर में इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाली एक महिला के लापता होने की खबर पूरे कर्नाटक में फैल गई, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ने लगा था। और फिर अगले ही दिन ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच पुलिस भी तुरंत ही अपनी जांच शुरू कर देती है। वह लोग सबसे पहले प्रतिभा के फोन को खंगालती है, उसकी कॉल डिटेल और लोकेशन को चेक किया जाता है। प्रतिभा के नंबर पर सबसे आखिरी फोन शिव कुमार नाम के व्यक्ति ने किया था। ऑफिस में पूछने पर पता चला कि शिव कुमार उसी कंपनी का ड्राइवर है और वह भी कई बार प्रतिभा को लेने उसके घर जाता था। पुलिस ने घटना वाले दिन अब्सेंट गाड़ी चालकों की लिस्ट मंगवाई, उनमें ड्राइवर शिव कुमार का भी नाम था। वह घटना वाले दिन ड्यूटी पर नहीं आया था, लेकिन अब सवाल था कि अगर ड्राइवर शिव कुमार उस दिन छुट्टी पर था तो फिर वह रात के 2 बजे प्रतिभा को पिकअप करने के लिए उसके घर क्यों गया था? और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वह उसे लेकर कहां चला गया था, क्योंकि अब क्राइम ब्रांच को शिव कुमार पर ही शक था। क्राइम ब्रांच पुलिस ने कंपनी के ऑफिस से उसका नंबर लिया। इसके बाद शिव कुमार के नंबर की कॉल डिटेल और लोकेशन चेक की गई। साथ ही पुलिस को ऑफिस से उसके घर का एड्रेस भी मिल गया था। शिव कुमार की कॉल डिटेल से पता चला कि प्रतिभा के नंबर पर आखिरी बार उसने ही फोन किया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ड्राइवर शिव कुमार के जानने वालों से उसके गांव का पता पूछती है और फिर एक टीम उसे अरेस्ट करने के लिए गांव में पहुंच जाती है। वहां से पता चला कि शिव कुमार शादीशुदा है। उसके कुछ नजदीकी रिश्तेदारों ने बताया कि उसकी पत्नी तो पिछले 10 दिनों से अपने मायके में है, लेकिन शिव कुमार यहाँ पर नहीं मिला। प्रतिभा को लापता हुए 2 दिन गुजर गए थे।
हालांकि क्राइम ब्रांच पुलिस शिव कुमार को हर जगह तलाश कर रही थी, पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन उसके बारे में कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस इधर उधर उसको ढूंढ रही थी, लेकिन वह लोग शिव कुमार के उस घर पर नहीं पहुंचे थे जहां वो बेंगलुरु में रहता था। और फिर थक हार कर 14 दिसंबर की शाम को क्राइम ब्रांच पुलिस शिव कुमार के बेंगलुरु वाले घर पहुंच गई। उस घर से टीवी चलने की आवाज आ रही थी, जिससे लग रहा था कि घर के अंदर कोई है। इसके बाद पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजा शिव कुमार ने ही खोला था। घर में रखे टीवी पर गुमशुदा प्रतिभा की खबर चल रही थी। इसके बाद शिव कुमार को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पूछताछ के दौरान शिव कुमार ने बताया कि प्रतिभा के लापता होने में उसका कोई हाथ नहीं है। उसने कहा कि मैं तो उस दिन कंपनी में भी नहीं गया था, तो फिर मैं उस रात प्रतिभा के घर पर कैसे जा सकता था। पुलिस ने उससे पूछा कि तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो। इस पर शिव कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा कि अगर वह गुनहगार होता तो अपने घर पर नहीं बैठा हुआ होता, बल्कि अब तक फरार हो चुका होता। लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ सबूत थे। सबसे अहम सबूत प्रतिभा और शिव कुमार की कॉल डिटेल्स थी, जिसके मुताबिक शिव कुमार ने ही प्रतिभा को आखिरी बार फोन किया था। लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर भी शिव कुमार यही कह रहा था कि वह बेकसूर है। पुलिस को भी लगने लगा था कि शायद उन्होंने गलत व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है। हालांकि पुलिस ने उन लोगों को भी अरेस्ट किया था जिनकी प्रतिभा के साथ पहले कभी कहां सुनी हुई थी। लेकिन शिव कुमार को अरेस्ट करने के बाद उन सभी को छोड़ दिया गया था। शिव कुमार को भी ज्यादा दिनों तक ऐसे पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते थे, इसलिए पुलिस ने शिव कुमार को छोड़ने से पहले उससे पूछताछ करने की एक आखिरी कोशिश की। 15 दिसंबर की रात को पुलिस वालों ने शिव कुमार से कहा कि अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बता देते तो हम तुम्हें कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे, और अगर तुमने झूठ बोला तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वैसे भी तुम फंस चुके हो, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत है। कम से कम सजा दिलाने की बात सुनकर शिव कुमार अपना गुनाह स्वीकार कर लेता है। उसने बताया कि 13 दिसंबर की रात करीब 2 बजे उसने ही प्रतिभा को फोन करके घर से बाहर बुलाया था, फिर वह उसे गाड़ी में अपने साथ ले गया था। आगे पुलिस ने शिव कुमार से पूछा कि प्रतिभा कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया है। इसके बाद 16 दिसंबर की सुबह को शिव कुमार क्राइम ब्रांच पुलिस को कनकपुरा रोड पर अंजनापुरा बीडीए लेआउट नामक जगह पर ले गया। यह बेंगलुरु में थोड़ा बाहरी इलाका है। उन दिनों ये इलाका काफी सुनसान रहता था। शिव कुमार ने वहां पहुंचकर एक नाले की ओर इशारा किया। पुलिस वालों ने थोड़ा आगे चलकर उस नाले के अंदर देखा तो वहां पर एक शव पड़ा था, जिससे साफ हो गया था कि प्रतिभा अब इस दुनिया में नहीं रही। उस दरिंदे ने प्रतिभा का मर्डर कर दिया था। खैर, पुलिस ने प्रतिभा के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। साथ ही पुलिस ने प्रतिभा की मां को एक खबर दी कि उन्हें एक शव मिला है। आप एक बार हॉस्पिटल पहुंचकर उस शव की पहचान कर लीजिए। प्रतिभा की मां बेचारी जैसे तैसे करके अपने भाई के साथ यानी उसके मामा के साथ हॉस्पिटल पहुंची, और जब उन्हें शव दिखाया गया तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया था कि वह लाश उनकी बेटी प्रतिभा की है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम किया। 16 दिसंबर को प्रतिभा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके गले पर भी धारदार हथियार से वार किया गया था, जिसकी वजह से प्रतिभा की मौत हो गई थी। इधर जितनी भी औरतें कंपनी में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करती थी,
वह भी अब नाइट ड्यूटी पर जाने से घबराने लगी थी। इसके बाद कंपनी ने फैसला किया कि अब हर गाड़ी के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किया जाएगा। पूछताछ के दौरान शिव कुमार ने बताया कि 13 दिसंबर की रात को 2 बजे से पहले वह कंपनी की कार लेकर प्रतिभा के घर कुमार स्वामी लेआउट पहुंचा। वहां पहुंचकर शिव कुमार प्रतिभा को फोन करके घर से बाहर बुलाया। प्रतिभा तो पहले ही ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। वह अक्सर विशाल नाम के ड्राइवर के साथ ऑफिस जाती थी, लेकिन उस रात बहुत दिनों के बाद उसे पिकअप करने के लिए शिव कुमार आया था। प्रतिभा ने उससे पूछा भी था कि भैया आज आप क्यों आए हो, जबकि हर रोज तो विशाल भैया आते थे। शिव कुमार ने उससे कहा कि आज विशाल छुट्टी पर है, इसलिए विशाल की जगह मेरी ड्यूटी लगी है। इसके बाद प्रतिभा गाड़ी में बैठ जाती है। वह हमेशा कार में ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठती थी। उस रात भी प्रतिभा आगे की सीट पर बैठ गई। रात होने की वजह से प्रतिभा को चलती हुई गाड़ी में नींद आने लगी। वो थोड़ी देर के लिए सो गई, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि यह वह रास्ता नहीं है जिस रास्ते से वो ऑफिस जाती है। प्रतिभा ने शिव कुमार से कहा कि भैया ये तो ऑफिस जाने वाला रास्ता नहीं है। शिव कुमार ने प्रतिभा को बताया कि आज एक और ड्राइवर छुट्टी पर है, इसलिए एक और एम्प्लॉय को पिकअप करना है। लेकिन जैसे ही गाड़ी अंजनापुरा इलाके में एक सुनसान जगह पर पहुंची तो शिव कुमार ने अचानक गाड़ी रोक दी। उसने तेजी से चाकू निकाला और प्रतिभा के गले पर रख दिया। शिव कुमार ने प्रतिभा से कहा कि चुपचाप बैठी रहो, चिल्लाना मत। इसके बाद वह उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक शिव कुमार को गश्त कर रही बेंगलुरु पुलिस की एक पीसीआर वैन अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। पुलिस की गाड़ी को आते देखकर प्रतिभा की जान में जान आ गई, लेकिन शिव कुमार ने गाड़ी के शीशे चढ़ा रखे थे, इसलिए अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी उनके पास से गुजरने लगी तो शिव कुमार ने एक हाथ से प्रतिभा का मुंह दबा लिया। उसके दूसरे हाथ में चाकू था। शिव कुमार ने धमकी देते हुए प्रतिभा से कहा कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भले ही बाद में पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले, लेकिन उनके आने से पहले मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। उसकी धमकी से प्रतिभा डर गई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि पुलिस वालों ने भी सुनसान जगह पर खड़ी उस गाड़ी के बारे में तहकीकात नहीं की। अगर पुलिस उस रात शिव कुमार की गाड़ी को चेक कर लेती तो शायद प्रतिभा की जान बच जाती। खैर, इसके बाद शिव कुमार ने पहले तो उस महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया और फिर चाकू से उसका गला रेत दिया। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला बहता था। शिव कुमार ने उसके शव को नाले में फेंक दिया। इसके बाद वह आराम से अपने घर चला गया। शिव कुमार घर पर अकेला ही था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। शिव कुमार सुबह को जब सोकर उठा तो उसने सबसे पहले टीवी ऑन किया। हर न्यूज चैनल पर प्रतिभा की मिसिंग की खबर चल रही थी। फिर अगले दिन न्यूज में बताया जाने लगा कि प्रतिभा के लापता होने में कंपनी के ही किसी ड्राइवर का हाथ है। लेकिन शिव कुमार तब भी फरार नहीं हुआ था। और जब पुलिस ने शिव कुमार से ऐसा करने की वजह पूछी तो उसने बताया कि इस घटना से 10 दिन पहले उसकी पत्नी उसके साथ लड़कर मायके चली गई थी। ऐसे में उसका मन किया कि वह किसी के साथ संबंध बनाएगा। इसके लिए शिव कुमार ने ऑफिस की 3 लड़कियों को चुना और उन्हें फोन करके कहा कि आज वह उनको पिकअप करने के लिए आएगा। लेकिन उन्होंने शिव कुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया था। तभी उसे अचानक प्रतिभा का ख्याल आया। प्रतिभा उसकी बातों में आ गई। इसके बाद शिव कुमार ने उसके साथ दरिंदगी की सारे हदें पार कर दी। शिव कुमार का कहना था कि अगर मैं उसे जिंदा छोड़ता तो वह मुझे फंसा देती, इसलिए मैंने उसे मार डाला। इस घटना का खुलासा होने के बाद बेंगलोर सहित पूरे कर्नाटक राज्य के लोगों में गुस्सा था। सभी लोग शिव कुमार को फांसी देने की मांग कर रहे थे। इसके बाद जनवरी साल 2006
इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया। इस घटना के 5 साल बाद आरोपी शिव कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और वह भी बिना किसी पैरोल के। लेकिन फिर साल 2011 में शिव कुमार ने कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 4 मई 2016 को हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए शिव कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को बदलते हुए 30 साल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि शिव कुमार का कोई भी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हर इंसान को एक बार सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। यानी शिव कुमार और जेल में ही रहेगा। इसके बाद शिव कुमार तो जेल से छूट जाएगा, लेकिन उस हैवान के कारण एक मासूम महिला की जान गई। उसने एक बूढ़ी माँ के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, आजकल नई नई दिल दहलाने वाली घटना घट रही है। हम सबको जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा ना करें। आप कहां से हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।